नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं अपनी 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इस पूरे अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि खनिज क्या होते हैं, मतलब खनिजों की परिभाषा क्या होती है, इनके रूप अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं और खनिजों का वर्गीकरण हम कौन कौन से अलग अलग प्रकार में कर सकते हैं। फिर हमें समझना है कि खनिज हमें कौन कौन से अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग प्रक्रियाओं से देखने को मिलते हैं और अलग अलग प्रकार के खनिज कौन कौन सी अलग अलग प्रक्रियाओं से बनते हैं। फिर हमें समझना है कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में, जिसमें हमें लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक और चूना पत्थर प्रमुख रूप से इन खनिज पदार्थों के बारे में समझना है। फिर हमें यह समझना है कि खनिजों का संरक्षण क्या होता है, खनिजों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है और कैसे हम अलग अलग तरीकों से खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। फिर हमें समझना है कुछ प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के बारे में, जिसको हम परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में समझेंगे, जिसमें हमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, इन ऊर्जा संसाधनों के बारे में बेसिक बातें समझनी है। और लास्ट में हमें यह समझना है कि ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्या होता है, यह क्यों जरूरी है और कैसे हम इन ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के इस पहले भाग में हमें समझना है कि खनिज क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनका वर्गीकरण हम कैसे अलग अलग प्रकारों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं खनिज क्या होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, मतलब हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। जैसे कि लौह अयस्क हो गया, जैसे कि कोयला हो गया, तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से बनने वाले पदार्थ है। ये समरूप तत्व होते हैं, मतलब यदि लौह अयस्क होंगे तो सबका रूप समान होगा। इसी प्रकार इनकी आंतरिक संरचना जो होती है वो निश्चित होती है। जितने भी प्रकार के लौह अयस्क हमें देखने को मिलेंगे उनकी आंतरिक संरचना जो है वो निश्चित होती है। तो खनिज क्या होते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ होते हैं, इनका रूप जो है वो समान है, मतलब ये समरूप तत्व वाले होते हैं और इनकी आंतरिक संरचना एक निश्चित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा लौह अयस्क या कोयले को, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये समरूप तत्व होते हैं और इनकी आंतरिक संरचना जो है वो निश्चित होती है। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं वो प्रकृति में अलग अलग रूप में विद्यमान होते हैं। सबसे कठोर खनिज से लेकर हमें सबसे मुलायम खनिज भी देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए कि प्रकृति में सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो अभी तक सबसे कठोर ज्ञात खनिज है हीरा, और सबसे सॉफ्ट, सबसे कोमल, सबसे नरम खनिज जो हमें ज्ञात है वो है चूना। यानी कि खनिज प्रकृति में हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन खनिजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम छोटे से उदाहरण से समझे तो अभी आपने नोट्स बनाने के लिए जो पेन अपने हाथ में पकड़ रखा होगा वो प्लास्टिक से बना हुआ होगा, और ये प्लास्टिक हमें कैसे मिलता है? प्लास्टिक बनता है कच्चे तेल की रिफाइनिंग से, और कच्चा तेल हमें कहां से मिलता है? जमीन के अंदर से, यानी कि प्राकृतिक रूप से यह विद्यमान होता है और यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। तो यानी कि हमारी बेसिक जरूरत, हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिजों का बहुत ज्यादा रोल है। छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, इनके निर्माण में खनिजों का बहुत ज्यादा रोल है। साथ ही अपनी जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए भी खनिजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम जितना भी पौष्टिक भोजन लेते हैं उसका करीब करीब 0.3% भाग जो है वो ये खनिज होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें दूध से कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम एक खनिज पदार्थ है। तो अपने पौष्टिक भोजन में करीब करीब 0.3% जो है वो खनिज पदार्थ होते हैं, जो कि बाकी 99.7% पौष्टिक उपभोग को पचाने के लिए, उसको सही तरीके से हम उपभोग कर सके, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो
खनिजों का इंपॉर्टेंस, खनिजों का महत्व मानव के लिए बहुत ज्यादा है। तो खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। हमारे भोजन में खनिज होते हैं। हम जितना भी पौष्टिक उपभोग करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, उसका सिर्फ 0.3% भाग ही खनिज होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन बाकी जो 99.7% आप पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, हम पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, उसको सही तरीके से पचाने के लिए, उसको सही तरीके से उपयोग करने के लिए ये 0.3% भाग जो खनिज पदार्थ है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो खनिज से बना हुआ होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया अपने पास जो पेन है, इसके अलावा छोटी छोटी सुइयां हैं, बड़ी बड़ी इमारत है, बड़े बड़े जहाज है, छोटी सी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें ये खनिजों से बनी हुई होती हैं। यानी कि खनिजों का मानव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम जो परिवहन के साधन प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, जैसे कि साइकिल हो गया, बाइक हो गई, कार हो गए, बस हो गए, रेलगाड़ियां हो गई, वायुयान हो गए, ये खनिजों से ही बने होते हैं। और इनको चलाने के लिए भी खनिजों की जरूरत ही पड़ती है। भाई ये चलते कैसे हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस, मुख्य रूप से इनसे ही चलते हैं। और ये हम कैसे प्राप्त करते हैं? जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं, खनन प्रक्रियाओं से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये खनिजों से ही चलते हैं। तो कार, बस, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, ये सभी परिवहन के साधन जो है वो खनिजों से ही बने हुए होते हैं। और इनको चलाने के लिए भी हम खनिजों का इस्तेमाल ही करते हैं। ऊर्जा के साधनों द्वारा ही ये चलते हैं। तो यानी कि मानवों के लिए खनिजों का बहुत ज्यादा रोल है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि खनिजों का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं दंत मंजन को। तो दंत मंजन में कुछ अपघर्षक खनिज होते हैं जो कि दांतों की सफाई करते हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, चूना पत्थर हो गया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गए, अलग अलग प्रकार के फॉस्फेट खनिज हो गए। तो ये टूथपेस्ट में होते हैं, अपने दंत मंजन में होते हैं, जो कि अपने दांतों की सफाई का काम करता है। इसी प्रकार फ्लोराइड होता है जो कि फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है और ये दांतों को गलने से रोकता है। इसी प्रकार अपने दंत मंजन में टिटेनियम ऑक्साइड होता है जो कि अधिकतर दंत मंजन में पाया जाता है और मुख्य रूप से ये र्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेज इन खनिजों से बनता है। लगभग हर दंत मंजन में इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो दंत मंजन में चमक आती है हमारे दांतों में, वो मुख्य रूप से अभ्रक नामक खनिज के द्वारा होती है। साथ ही ये जो दंत मंजन जिस ट्यूब में डाले जाते हैं और साथ ही इसको यूज करने के लिए हम जिस टूथब्रश का यूज करते हैं, ये भी तो प्लास्टिक से ही बने होते हैं। और प्लास्टिक मैंने बताया आपको कि खनिज पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस दंत मंजन के उदाहरण से हमने समझा कि कैसे खनिज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि खनिजों में इतनी विविधता क्यों होती है, क्यों खनिज अलग अलग प्रकार के हमें मिलते हैं, इतनी विविधता क्यों होती है। चाहे हम रंग के हिसाब से बात करें, इनके बनावट के हिसाब से बात करें, इनके क्रिस्टलीय रूप से बात करते हैं, तो इनमें हमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो चट्टानें जो होती है वो खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक से बनी होती है। जो अलग अलग प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है उनमें खनिज हमें मिलते हैं। कुछ चट्टानों में बहुत अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग अनुपात में देखने को मिलते हैं और कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें एक ही प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर है। तो अलग अलग प्रकार की चट्टानों में अलग अलग प्रकार के हमें खनिज देखने को मिलती हैं। तो जो अधिकतर चट्टानें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं जिनका अलग अलग अनुपात होता है। और कुछ चट्टानें ऐसी भी होती है जिसमें एक ही प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर है। जो चूना पत्थर की चट्टानें होगी उसमें एक ही प्रकार का खनिज यानी कि चूना पत्थर ही देखने को मिलता है। यानी कि चट्टानें भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये जो खनिजों का निर्माण है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है भौतिक परिस्थितियों पर और रासायनिक परिस्थितियों पर। मतलब किसी जगह की जलवायु कैसी है, किसी जगह का भौतिक स्वरूप कैसा है, इस चीज पर निर्भर करेगा कि वहां पर किस प्रकार के खनिज और किस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। और इन भौतिक परिस्थितियों और साथ ही रासायनिक परिस्थितियों की वजह से ही हमें खनिजों में विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि इनके रंग अलग होंगे, इनकी कठोरता अलग होगी। जैसे कि हीरा सबसे कठोर है,
चमक इनकी अलग अलग प्रकार की होगी, घनत्व भी अलग होगा और क्रिस्टलीय रूप भी हमें अलग अलग प्रकार के खनिजों में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो चूंकि इनके बनने में भौतिक परिस्थितियां अलग होती है, रासायनिक परिस्थितियां अलग होती है, इसीलिए इनमें विविधता भी हमें देखने को मिलती है। और इसी के आधार पर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, इन खनिजों का अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण करते हैं। तो देखते हैं हम खनिजों का वर्गीकरण हम कैसे अलग अलग प्रकार में कर सकते हैं। मुख्य रूप से खनिजों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार में कर सकते हैं। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? वो खनिज जिनमें धातु होता है। और ये धातु क्या होती है? अगर आसान भाषा में हम देखें तो वो पदार्थ जिनसे ऊष्मा और करंट पास हो सकते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो जिन खनिज पदार्थों में धातु होती है वो धात्विक खनिज होते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। जिन खनिज पदार्थों में धातु नहीं होगी वो अधात्विक खनिज हो जाएंगे। और जिन खनिज पदार्थों से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें बिजली मिलती है, वो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इस धात्विक खनिज पदार्थों को भी हम मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांट सकते हैं: लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज। लौह धात्विक खनिज क्या होते हैं? वो धात्विक खनिज जिसमें लौह अंश पाया जाता है, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया। ये ऐसे धात्विक खनिज है जिसमें लौह अंश मिलता है। दूसरा है अलौह धात्विक खनिज। ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लौह अंश नहीं मिलता है, जैसे कि तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें है तीसरा बहुमूल्य खनिज, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। इनका मूल्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अधात्विक खनिज, वो खनिज जिसमें धातु नहीं मिलता है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, नमक हो गया। ये अधात्विक खनिज है, इसमें धातु नहीं मिलती है। और तीसरा है ऊर्जा खनिज, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, बिजली मिलती है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो खनिजों का मुख्य रूप से हम 3 प्रकार में वर्गीकरण कर सकते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को भी हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं: लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज। तो इनके कुछ कुछ उदाहरण हमें पता होने चाहिए। तो आज के इस भाग में हमने जो भी पढ़ा उससे अपनी लर्निंग आउटकम हमने क्या सीखा? हमने सीखा खनिज क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनका वर्गीकरण कैसे अलग अलग प्रकार में हम कर सकते हैं। तो आज जो भी पढ़ा, आज जो भी समझा, उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार के खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? बोला जा रहा है एक खनिज पदार्थ कोयला वो किस प्रकार के खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अ धात्विक खनिज, ब अधात्विक खनिज, स ऊर्जा खनिज, द बहुमूल्य खनिज। तो अभी हमने खनिजों के वर्गीकरण की टेबल में देखा कि कोयला कहां पर आ रहा है, ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आ रहा है। इससे हम बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कोयले को हम किस प्रकार के खनिजों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं? ऊर्जा खनिज के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, सबसे कठोर ज्ञात खनिज कौन सा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे कठोर ज्ञात खनिज अपनी प्रकृति में कौन सा है? अ चूना, ब हीरा, स क्वार्ट्ज जिसे स्फटिक भी कहा जाता है और द अभ्रक। तो हमने देखा था कि सबसे कठोर ज्ञात खनिज कौन सा है? हीरा। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का रिक्त स्थान भाग खनिज होते हैं। बोला जा रहा है कि हम जितना भी पौष्टिक भोजन लेते हैं उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो ये खनिज होते हैं? अ 99.7%, ब 75%, स 50% या द 0.3%। तो हमने देखा था कि हमारे पौष्टिक भोजन में करीब करीब 0.3% भाग खनिज होते हैं। बहुत छोटा सा भाग खनिज होते हैं, लेकिन बाकी जो पौष्टिक उपभोग है यानी कि 99.7% जो हिस्सा है उसको सही तरीके से उपयोग करने के लिए, उसको सही तरीके से पचाने के लिए ये 0.3% बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हमारे कुल पौष्टिक भोजन में कितना प्रतिशत भाग खनिज होते हैं? 0.3%। ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। तो आज के भाग में हमने जो भी पढ़ा आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।